तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं एनआईओएस हिंदी 201 का चैप्टर नंबर 7 पार्ट 7 जिसका नाम है आज़ादी। आज़ादी आज़ादी सुनकर तो बड़ी खुशी होती होगी आप लोगों को। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक्चुअल में आज़ादी का मतलब होता क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप कभी कभी यह सोचते होंगे कि कितना अच्छा होता यदि आपको अपने ढंग से जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता। मतलब बस जियो, जो दिल कर रहा वो करो। अगर ऐसे छोड़ दिया जाता तो क्या होता, कितना अच्छा होता ना। अच्छा, जब कभी आपको कोई टोकता है तो आपको बुरा लगता है। खासकर अब 10वीं क्लास में आने के बाद तो वैसे ही बुरा लगता होगा आपको। क्या मैं इतना बड़ा हो गया बोल रहे हो। आप शायद नाराज भी होते होंगे उस पर। आप पर किसी तरह का बंधन ना होता तो आप अपनी मर्जी के मालिक होते। जैसा आप चाहते वैसा कर पाते। जहां घूमना फिरना चाहते वहां इच्छा के अनुसार कर पाते। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कुछ पाने के लिए मेहनत आवश्यक है। कुछ बनने के लिए अनुशासन जरूरी है। अनुशासन का मतलब एक बाउंडेशन, एक लिमिट, कि आपको बस यही करना है, इसके लिमिट को क्रॉस नहीं करना। आज जिसे आप आजादी समझ रहे हैं वह कल अनुशासन के अभाव में बंधन बन सकती है। किसी भी व्यक्ति के लिए आजादी के मायने होते हैं। क्या मायने होते हैं? आजादी के संदर्भ में उसकी क्या क्या जिज्ञासाएं होती हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि आजादी सुनकर आप खुश हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में आजादी का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। आइए इन सवालों से परिचित होने के लिए मलयालम के प्रतिनिधि कवि बालचंद्रा चुल्लिकाड़ की कविता का आनंद उठाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, नीचे चलते हैं। उद्देश्य सबसे पहले पढ़ते हैं हम, जैसा कि हर एक चैप्टर में पढ़ते हैं, हम हर एक पार्ट में पढ़ते हैं। इस कविता को पढ़ने के बाद क्या मिलेगा हमें? आज़ादी के सीमित और व्यापक संदर्भों की व्याख्या कर सकेंगे। सीमित एक लिमिट, या एक सीमित का मतलब एक लिमिट, और व्यापक का मतलब क्या होता है? बड़ा, मतलब पूरा कह सकते हो अगर एंटोनिम्स यूज करोगे यहाँ पर। सीमित का उल्टा है व्यापक। साहस और कर्तव्य निष्ठा का आजादी से संबंध स्थापित कर सकेंगे। साहस और कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा का मतलब होता है कि कर्तव्य करने में निपुण, है ना, निष्ठा कर लिया है हमने कि बस ये काम करना ही है। उसके लिए साहस भी चाहिए हमें। तो वही है, साहस और कर्तव्य निष्ठा का आजादी से संबंध स्थापित कर सकेंगे। जीवन में अभिव्यक्ति के महत्व का उल्लेख कर सकेंगे। अभिव्यक्ति, आप कितना क्या प्रकट करना चाहते हो जीवन में, उसके महत्व को समझ सकेंगे और बता पाएंगे। ज्ञान, जानकारी, कर्म, काम, बलिदान मतलब सेक्रीफाइस, और जीवन का कारण कार्य संबंध स्पष्ट कर सकेंगे। आजादी के संदर्भ में श्रम और स्वप्न तथा कर्तव्य और अधिकार के संबंधों की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, श्रम का मतलब मेहनत, स्वप्न का मतलब सपना। मेहनत और सपना। कर्तव्य और अधिकार, काम और क्या क्या अधिकार हैं उस तरह से हम समझेंगे यहाँ पर। उन दोनों के रिलेशन के बारे में हम बता पाएंगे। कविता के काव्य सौंदर्य का उल्लेख कर सकेंगे। पिछली बार भी काव्य सौंदर्य था। क्रियाकलाप 7.1, इसमें कह रहे हैं कि आप अपने पड़ोस में जाकर कुछ किशोरों को इकट्ठा कीजिए। उनकी पसंद नापसंद के बारे में बात कीजिए। बातचीत के क्रम में उनसे पूछिए कि उनके सपने क्या हैं, वो क्या सोचते हैं कि आगे क्या करेंगे, वो वे आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं, बात वही है। उनकी कौन सी समस्याएं हैं, समस्याओं के बारे में पूछिए। सूचनाओं को इकट्ठा कर लेने के बाद सामान्य समस्याओं का विश्लेषण कीजिए, मतलब उसको एनालाइज कीजिए कि क्या आजकल के बच्चे क्या क्या सोच रहे हैं, जो किशोर हैं उनकी मेंटेलिटी क्या है। तो यहाँ पर 4 नाम दिए गए, उनका जगह है, आप चाहे जितना करना चाहते हो कर सकते हो। सपने और समस्याएं लिख सकते हो और इसको एनालाइज कर सकते हो। उसका बाद में विश्लेषण, उसको समझने के बाद उसका विश्लेषण यहाँ पर लिख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं 7.1 मूल पाठ। आइए इस कविता को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। आपकी सुविधा के लिए कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ हाशिए पर दिए जा रहे हैं, जैसे कि हर बार दिए जाते हैं कविताओं में। उस्ताद का मतलब गुरु होता है। उस्ताद शागिर्द तो सुना ही होगा, गुरु चेला। चारागाह, जहाँ पर पशुएं वो अपना चारा वारा चरते हैं ना। बछड़ा गाय का बच्चा, कितनी बार सुना होगा आपने। दिशा, तरफ किधर जा रहे हो। मुसाफिर का मतलब यात्री है। लैंप पोस्ट, बिजली का खंभा। निश्चिंत मतलब बेफिक्र, बिना चिंता के। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आजादी कविता। उस्ताद जी, आजादी क्या होती है? पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने, मतलब
दर्जी यहाँ पर क्या है, उस्ताद है, और शागिर्द मतलब चेला। तो चेले ने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद जी आज़ादी क्या होती है? तो क्या वह चारागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है? मतलब आज़ादी का मतलब वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? चेला, शागिर्द। या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ी जाती चिड़िया, है ना, समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं। या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी। या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है वह लैंप पोस्ट, कि यहाँ से मुसाफिर जाएगा मैं उसकी रोशनी दूंगा। ये आजादी है। निश्चित नींद, बेफिक्र होकर जो सो रहे हो, कोई टेंशन नहीं, उसको हम आजादी कहते हैं। ये किसने कहा? ये शागिर्द ने कहा। किससे कहा? अपने मालिक से, या हम कह सकते हैं वो टेलर जो था, गुरु से। या इस अनंत कपड़े, शाश्वत रूप से गतिमान पहिए और कभी ना रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति। अनंत का मतलब होता है इन्फिनिटी, बस जहां तक कर लो, जिसका कोई लिमिट ना हो, अंत ना हो। शाश्वत का मतलब होता है जो सदा बना रहे, हमेशा के लिए रहे। तो कह रहा है कि इस अनंत कपड़े, मतलब ये इतना कपड़ा है कि बस इसका कोई किनारा नहीं है। शाश्वत रूप से गतिमान रहे, मतलब हमेशा के लिए वो गति रहे। कभी ना रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति, मतलब जो काम कर रहा है वो हमेशा सुई का ही काम होता है, उसकी उससे मुक्ति। दर्जी ने अब जवाब देना शुरू किया। कहता है आजादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासी को पानी। अगर भूखा है तो उसको अगर खाना मिल जाए तो वो आजादी है। प्यासा है, पानी मिल जाए वो आजादी है। ठंड से ठिठुरते को ऊनी कपड़ा मिल जाए तो वो भी आजादी है। और कह रहा है थके मांदे को बिस्तर मिल जाए तो भी आजादी है। आजादी कवि के लिए शब्द है, शिकारी के लिए तीर, तन्हाई के मारे के लिए महफिल। मतलब जिस गम में हो आप और वो चीज मिल जाए तो गम खत्म, मतलब आजादी मिल गई आपको। एग्जैक्टली मतलब यही है। जैसे आप परेशान हो, अगर पैसे के लिए परेशान हो तो पैसे मिल जाए, आजादी मिल गई। आपको चाहिए 10वीं में 100 आउट ऑफ 100, मतलब हिंदी में चाहिए 100 में से 100, मिल गए तो आजादी। इस तरह से भी समझ सकते हो आप। चलो अब क्या कह रहे हैं आगे। डरे हुए के लिए पनाह, कोई डरा हुआ उसको पनाह मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए तो वो भी आजादी है। आजादी यानी अज्ञानी को ज्ञान, मतलब जिसको जानकारी नहीं है जानकारी मिल गई तो वो भी आजादी है। ज्ञानी को काम मिल गया, कर्मठ को बलिदान और बलिदानी को जीवन, सब आजादी है, ये कह रहे हैं। और सही भी कह रहे हैं ये। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। पर जो कपड़े नहीं सिएगा, सपने भी नहीं देख सकेगा, सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आजादी। मतलब जैसे टेलर कहता है अपने शागिर्द को, चेले को कहता है कि अगर हम अपना काम नहीं करेंगे ना, सिर्फ सपने ही देखते रहेंगे, तो बस हो चुकी तुम्हारी आजादी, है ना। वो यहाँ पर सेंस निकल रहा है, बाकी अब जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे वहां पर हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। आजादी वह फसल है जिसे बोने वाले ही काट सकता है, मतलब जो मेहनत करेगा उसी को वो मजा मिलेगा आगे चलकर। ठीक है, वो आजादी है। वह रोटी जिसे मेहनती खा सकता है, मेहनत करके ही रोटी आपको अच्छी लगेगी, अदरवाइज अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पर सेंस ये है। यह वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। यह कहकर दर्जी फिर से कपड़े सीने लगा। शागिर्द की उलझन दूर हुई और वह सुई से धागा पिरोने लगा। मूल लेखक कौन है? बालचंद्रा चिल्लुक्काड़। अनुवाद किसने किया है? असद जैदी ने। असद जैदी ने। तो अंश, इसको 3 अंश में हम पढ़ेंगे। अंश, पहला अंश पढ़ते हैं हम यहाँ पर, जो कि कहाँ से है? उस्ताद जी से लेकर गतिमान पहिए वाला जो था ना, वो है। आगे चलते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा इस कविता में, दर्जी से उसके शागिर्द ने पूछा कि आजादी का क्या अर्थ है। इस सवाल के साथ साथ शागिर्द ने अपनी ओर से कई संदर्भों का वर्णन किया, कई बातों का बखान किया। वहां पर आजादी का अर्थ जानना चाह रहा था, इसलिए उसने अपने गुरु के सामने यह जिज्ञासा रखी, जानने की इच्छा थी रखी, कि क्या चारागाह में नन्हे से बछड़े द्वारा उछल कूद कर मचाने, उछल कूद जो कर रहा है, मचा रहा, बेफिक्र और खुश रहने, मतलब उच्च श्रृंखलता का नाम आजादी है। मतलब वो बिना फिक्र के उछल कूद रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कोई टेंशन नहीं है, तो क्या उसको आजादी कहते हैं? दूसरा संदर्भ, दूसरी बात में क्या कहता है वो? लगभग असंभव समझे जाने वाले काम को पूरा करने की दुस्साहत को आजादी कहा जा सकता है। मतलब क्या है? लगभग असंभव है जो, ऐसा काम जो नहीं हो पाएगा और हमने मेहनत करके उसको मान लो कर लिया, है ना, तो क्या वो भी आजादी है ना। कह रहा सूरज में
घोंसला बनाने के लिए उड़ान भरने वाली चिड़िया का काम कुछ ऐसा ही है। शागिर्द ने यह भी पूछ लिया कि कहीं उत्तर दिशा में सीटी बजाते हुए तेज भागती रेलगाड़ी का नाम आजादी तो नहीं। यहाँ आपके मन में सवाल उठ सकता है कि रेलगाड़ी किसी अन्य दिशा में क्यों नहीं जा रही है, सिर्फ उत्तर दिशा की ओर क्यों? दरअसल यह कविता मलयालम में लिखी गई है, जो केरल की भाषा है। कवि भारत के दक्षिण हिस्से का है, इसलिए वह रेलगाड़ी उत्तर दिशा में भगाने की बात उल्लेख करता है। अब समझ गए होगे आप, है ना? साउथ से किधर? नॉर्थ, है ना? आपको डायरेक्शन के बारे में तो पता, जैसे आप न्यूज पढ़ते हो ना, NEWS, तो ये डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो यहाँ पर N हो गया, यहाँ पर E हो गया, ये W हो गया, ये S हो गया। तो ये जो सुई चलती है कैसे चलती है? N to E, E to V, और W, और W से S। और यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं? साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। हाँ जी, तो केरल आ, केरल से चलने वाली रेलगाड़ी केवल उत्तर दिशा की ओर ही जा सकती है, क्योंकि केरल की बाकी तीनों दिशाओं में क्या है? समुद्र है। ऑब्वियसली आपको ही पता था पहले, नहीं पता तो अच्छी बात है, नया नया कुछ सीखा आपने हिंदी में। हिंदी में ज्योग्राफी सीख लिया आपने। चलो आगे चलते हैं। जैसे यहाँ एक पर कवि शागिर्द के माध्यम से उस्ताद से प्रश्न करता है कि क्या सैर सपाटा घूमना फिरना आजादी है? वास्तव में कुछ लोग खास तौर पर 12-13 वर्ष की उम्र में, जैसे अभी आप लोगों की उम्र होगी अगर आप नॉर्मल एज में पढ़ाई कर रहे हो, तो नॉर्मल एज का मतलब जो रूटीन रूटीन एज होता है कि 10वीं इस एज में करते हैं हम, अगर वो एज है 13 साल की, तो घूमने फिरने सैर सपाटे को ही आज़ादी मानते हैं। इसलिए शागिर्द का यह प्रश्न अनुचित है, नहीं है। अपने अगले प्रश्न में शागिर्द पूछता है कि क्या अंधेरे में भटकने वाले को लैंप पोस्ट मिल जाए तो उसकी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं? मतलब लैंप पोस्ट है, आज़ादी में आपको कि हाँ हम आराम से जा रहे हैं। इस प्रश्न को यूं समझिए कि हम किसी यात्रा पर निकले और यात्रा के दौरान अंधेरा हो जाए और अंधेरे में कहीं आश्रय मिल जाए, हम रुक जाएं, तो वो भी आजादी। क्या यह कुछ समय के लिए रुकना यात्रा का अंत हो सकता है? ठीक उसी प्रकार शागिर्द यह पूछ रहा है कि क्या मुसाफिर को अंधेरे में किसी लैंप पोस्ट के नीचे रुकना आजादी है, मंजिल की प्राप्ति है? आजादी के बारे में आपकी जिज्ञासा या अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए वह फिर पूछता है, क्या निश्चिंत मतलब बेफिक्र होकर सो जाने का दूसरा नाम भी आजादी है? इस तरह 5 प्रकार के संदर्भों का उल्लेख करने के बाद कविता का मूल बिंदु सामने आता है। 5 प्रकार के संदर्भ देखे थे ना हमने वहां पर। ठीक है, यहाँ शागिर्द के मन में जो प्रश्न उभरे हैं, जो प्रश्न आए हैं, वे उसकी चिंतन क्षमता को बता रहे हैं, मतलब वो उसकी सोच कैसी है उसको बता रहे हैं। शागिर्द अपनी मुक्ति मतलब आजादी के बारे में पूछता है कि अनंत कपड़ों के ढेर, मतलब बहुत सारे कपड़े के ढेर है यहाँ पर, सिलाई मशीन के निरंतर गतिशील हो रहे पहियों, मतलब जो सिलाई करते हैं वो चलते रहते हैं ना पहिए, टिक 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 टिक, वो सिलाई होती है। कपड़ों पर अनवरत चलने वाली सुइयों की मुक्ति पाने का नाम तो आजादी नहीं है। कि मतलब जो आप सिलाई कर रहे हो, है ना, वो जो आपका वो सिलाई मशीन जो चल रहा है, पहिया चल रहा है, कहीं उससे मुक्ति पाने का आजादी तो नहीं है कि हमने वो सिलाई छोड़ दी तो हम आजाद हो गए। आशय यह है कि क्या कर्म से मुक्ति ही आजादी है? मतलब अगर आपका काम या जो भी काम है अब नहीं करना तो वो आजादी है? जरा सोचिए कि क्या आपके मन में भी देश में आजादी किस प्रकार की होनी चाहिए? क्या आपके मन में भी देश में आजादी किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके बारे में तरह तरह के विचार आते हैं। लेखक की आजादी की व्याख्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? टिप्पणी देखते हैं हम यहाँ पर। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से पता चलता है कि हमारे समाज में आजादी के अनेक संदर्भों में देखा जाता है। आजादी को अलग अलग बातों में देखा जाता है। कभी कभी उन्मुक्तता, उच्च श्रृंखलता, मनमर्जी, सैर सपाटे, गैर जिम्मेदारी, तात्कालिक तथा सीमित लाभ और कर्महीनता को ही आजादी मान लिया जाता है। यहाँ पर उन्मुक्तता का मतलब होता है खुलापन, मतलब आजादी। उच्छृंखलता का मतलब होता है अक्खड़पन, मतलब बस अक्खड़पन होता है ना, घूम खुला खुला हुआ घूम रहे, वो भी होता है।
मनमर्जी, मन की मर्जी, सैर सपाटा, ये भी है। गैर जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो हो रहा होने दो, मस्त रहो। तत्कालिक मतलब किसी से इंस्पायर होकर, है ना, आप अपना किए जा रहे हैं। तथा सीमित लाभ, है ना, एक फिक्स जो फायदा होता है, लाभ होता है वो। और कर्महीनता को ही आजादी मान लिया जाता है। ये सारे संदर्भ व्यक्तिगत और मामूली आनंद से प्रेरित हैं। मतलब ये व्यक्तिगत, पर्सनली हम किसी को देख के, है ना, ऐसा सोचने लगे, करने लगे, ये मामूली आनंद है, मतलब थोड़े समय के लिए है ये। उससे इंस्पायर्ड होकर हम ऐसा करने लगते हैं। आजादी का अर्थ जिम्मेदारी का भाव भी लिए हुए है, जबकि उपर्युक्त संदर्भ में गैर जिम्मेदारी लिए हुए है। जब हमने अभी ये बात की, क्या थी, क्या ये गैर जिम्मेदारी है। शागिर्द अपने आसपास आजादी के जितने संदर्भ देखता है, 5 संदर्भ देखता है ना, उनका वर्णन करते हुए उस्ताद से पूछता है कि क्या ये सब आजादी के विभिन्न विभिन्न रूप हैं या आजादी कुछ और ही है। आगे चलते हम क्रियाकलाप 7.1 में। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, लिखा है अपनी कविता, आपने कविता में अनंत और गतिमान शब्दों को पढ़ा। उनमें सबसे पहले अनंत में अन उपसर्ग लगा है, जबकि दूसरे शब्द में गतिमान क्या है, गतिमान में क्या लगा, मान। अन और मान क्या है, प्रत्यय है। तो उपसर्ग और प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कुछ शब्दों में उपसर्ग तथा और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। आइए इन शब्द निर्माण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले क्या कह रहे हैं, शब्द निर्माण का कार्य उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के माध्यम से किया जाता है। पहला है उपसर्ग, उन्हें कहते हैं जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं और अर्थ को बदल देते हैं। याद रखना, अर्थ को बदल देते हैं ये। जैसे हार शब्द लगाने पर उप क्या बन जाता है, उपहार, है ना। उप का मतलब होता है छोटा और हार तो हार होता ही है। तो दोनों का मतलब क्या, प्रेजेंट अलग ही मतलब हो गया, प्रेजेंट उपहार मिल गया हमें, वो हो गया। आपने देखो कि हार का मतलब होता है प्रहार हो जाता है, आहार हो जाता है, विहार हो जाता है। लग जाने से शब्द के नए शब्द बन जाते हैं। जितने भी शब्द में अगर हम ये लगा रहे हैं वो नए नए शब्द बनाए जाते हैं, बन जाते हैं। अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। दूसरा है शब्द निर्माण का दूसरा आधार है प्रत्यय। अभी हम क्या लगा रहे थे, आगे लगा रहे थे, है ना, सॉरी, उपसर्ग में हम कहाँ लगा रहे थे, उप लगा रहे थे ना, आगे लगा रहे थे। अच्छा, प्रत्यय में कहाँ लगाएंगे, हम पीछे लगाएंगे। ठीक है, जैसे मूर्ख में ता लगा दिया, मूर्खता। वर्ष में इक लगा दिया, वार्षिक। सेम वैसे ही यहाँ पर उल्टा लगाते हैं, अर्थ दोनों बदल देते हैं। तीसरा क्या, संधि। संधि का मतलब होता है जोड़, जोड़ दो बस दो चीजें। सूर्योदय है तो सूर्योदय का मतलब सूर्य के साथ उदय, सूर्य उदय, सूर्योदय। इति आदि इत्यादि। विद्यालय, विद्यालय। चंद्र उदय क्या होगा, चंद्रोदय। ठीक है, संधि है। चौथा आधार क्या है, समास। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई और घर दोनों मिल गया। पिता और अंबर, पित और अंबर, माता पिता। रेलगाड़ी, इनका विग्रह होगा। रसोई के लिए घर, पीला है अंबर, जिसका, है ना, पित पीला, अंबर। माता और पिता रेल पर चलने वाली गाड़ी। दूसरा पढ़ते हैं हम, शब्द भंडार। शब्द भंडार में पर्यायवाची विलोम शब्द, एकार्थक, अनेकार्थक, वाक्यांश के लिए शब्द आते हैं। कविता को समझने के लिए शब्द निर्माण तथा शब्द भंडार दोनों जरूरी है। तो उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित अभ्यास करते हैं हम। उत्तर छाटना आपको, पराभव, यहाँ पर पर और अभव, अनुशासन, बेवजह, प्रति उत्तर, प्रति उत्तर, इस तरह से आप छाट सकते हो। प्रत्यय में, है ना, क्या होगा, साप्ताहिक, खट या गर्म आहट, इस तरह से आप अलग अलग करके समझ सकते हो। फिर संधि विच्छेद क्या, पुस्तक आलय, सूर्य उदय, जो हमने ऊपर पढ़ा था वही तो ये सारा ना। बाकी कर सकते हो विग्रह, मतलब अलग अलग कर देना। देश प्रेम, है ना, दही बड़ा, दाएं बाएं चतुर्भुज, ये सब भी कर सकते हैं हम, बहुत आसान है। बाकी ग्रामर के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, हिंदी ग्रामर का। ठीक है, तो आपको अगर अभी समझना है या ये पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। अब अंश दो, हम अंश पहला अंश पढ़ लिया था, अब अंश दो पढ़ते हैं हम। आइए अब हम पाठ के दूसरे अंश को समझते हैं। पहले, है ना, पहले पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ लें जो हाशिए पर दिया गया है। तो देख लेते हैं हाशिए पर क्या दिया हुआ है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो वही है जो दर्जी ने जवाब दिया था। ठीक है,
तो ये वीडियो पॉज करके आप पढ़ लो, फिर वीडियो स्टार्ट करना, ठीक है? पॉज, फिर स्टार्ट करना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। आपके मन में ये जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा जरूर होगी, अवश्य होगी कि शागिर्द के प्रश्न में दर्जी ने क्या उत्तर दिया। शागिर्द के सवाल को दर्जी ने ध्यानपूर्वक सुना। दर्जी के पास गहरे अनुभव है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो दर्जी ने ध्यान से सुना। तो उसने अपने अनुभवों के आधार पर, उसको जो भी एक्सपीरियंस था उसके आधार पर बताया कि मूलभूत अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति ही आज़ादी है। मतलब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है ना, अगर वो मिल जाता है तो वही आज़ादी है एक्चुअल में, ये बताए जा रहे हैं। मूलभूत ज़रूरतें क्या है? रोटी कपड़ा मकान, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से पीड़ित के लिए राहत पहुंचाने वाले ऊनी वस्त्र, और थके मांदों के लिए बिस्तर, यही आज़ादी है। यही तो बात बताई थी, शागिर्द को बताई थी किसने? मास्टर ने, टेलर ने, उसके उस्ताद ने। उसके बाद दर्जी ने शागिर्द से कहा कि आज़ादी एक अभिव्यक्ति है, मतलब हम जो एक्सप्लेन करते हैं, किसी को बताते हैं ना, अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं, वो है जिसका माध्यम शब्द है। क्या आप जानते हैं कि शब्द या अभिव्यक्ति का आज़ादी से क्या संबंध है? जो हमें उचित या अनुचित लगता है, मतलब अच्छा बुरा लगता है, सही या गलत लगता है, और हम उसे सच्चाई से शब्दों में अभिव्यक्त ना कर पाए तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। ठीक है, इसलिए हमारे समाज और देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात प्रायः की जाती है। जो भी हम बताना चाह रहे हैं, अभिव्यक्ति करना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रकट करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो हमें उचित या अनुचित, अच्छे से हमने पढ़ लिया। इसलिए हमारे समाज और देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात प्राय की जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि जो हमें ठीक लगे और जिसे कहना समाज हित में आवश्यक हो, ठीक है, उस वह हम अवश्य कहें। मतलब जो बातें हम कह रहे हैं या जो हम काम कर रहे हैं उसे समाज में अच्छा लगना चाहिए, वही करना चाहिए। इसके लिए कभी कभी साहस भी करना पड़ता है। शिकारी के लिए तीर की एक कमान आज़ादी का साधन है। जैसे वो तीर चलाता है कमान से, तो वो भी आज़ादी है, क्योंकि तीर वहां पर क्या है? आज़ाद घूम रहा है। अब शिकारी का तो अस्तित्व ही नहीं है, यदि उसके पास तीर ही ना हो तो शिकारी किस बात का? कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि जीवन के लिए अनिवार्य साधन का होना भी आज़ादी है। अकेलेपन के कष्ट से मुक्त होना, अकेला आप फील कर रहे हो, अगर उससे मुक्त होकर दो चार दोस्त बुला के बातें करने लगे तो वो भी क्या है? आज़ादी है। भय, डर से मुक्त होना भी आज़ादी है। अगली पंक्ति में कवि ने ज्ञान, कर्म और बलिदान के कारण संबंध को स्पष्ट किया है। ज्ञान, कर्म, बलिदान के समन्वय से जीवन को स्वस्थ व सुंदर बनाया जा सकता है। ज्ञान, कर्म और बलिदान के समन्वय 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 का मतलब होता है एडजस्टमेंट, एडजस्ट करना, या कोऑर्डिनेशन कह सकते हो, मतलब तुक, दो लोगों को, दो या दो बातों को मिलाकर, या मत भी कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या है? ज्ञान, कर्म, बलिदान, है ना, का जो एडजस्टमेंट है, जीवन को स्वस्थ व सुंदर बनाया जा सकता है। अज्ञानी के लिए ज्ञान प्राप्ति ही आजादी है। कहा भी जाता है कि ज्ञान हमें मुक्त करता है, मतलब फ्री करता है। यहाँ मुक्त करने का आशय है कि सोचने विचारने की क्षमता को विस्तार देना, मतलब फ्रीली सोच सकते हो आप किसी बात को। ऐसा विस्तार जो व्यक्ति को संकीर्ण या ओछी बातों में मुक्त करके विशाल हृदय वाला बनाता है। मतलब आप ब्रॉड माइंड कहते हैं ना, ब्रॉड माइंड है, अरे इनकी सोच तो बहुत ऊंची है, तो ऐसी बातें यहाँ पर समझ सकते हो आप। लेकिन ज्ञान कभी निष्क्रिय नहीं बनाता। ज्ञान है कभी किसी को कमजोर या बेकार नहीं बनाता। ज्ञान को कर्म में बदलना भी जरूरी है। यदि हम ज्ञान को कर्म में नहीं बदलेंगे तो ज्ञान निरर्थक, मतलब बेवजह, बेकार एवं आंतरिक ही रहेगा, मतलब आपके अंदर ही रह जाएगा, बेकार ही रह जाएगा। उसका लाभ दूसरों को नहीं मिल पाएगा। ज्ञान का मतलब क्या है? दूसरों को लाभ होना चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको लाभ दे रहा हूँ, तभी तो मेरा फायदा हो रहा है ना। मतलब मेरा मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो जानकारी है, वो क्या एक्टिव है, निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है। ज्ञान को कर्म में बदलने वाले को ही कर्मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मठ, जो ज्ञान को कर्म में बदल दे। आप जानते हैं कि हमारे देश की आज़ादी के लिए जो महान लोग लड़े थे, उन्हें
पहले यह ज्ञान हुआ था कि हम गुलाम हैं, हमें आजाद होना चाहिए। इसके बाद वे इस ज्ञान के आधार पर सक्रिय हुए कि देश आजाद हुआ। इसके लिए उनमें से बहुतों ने कई तरह के त्याग बलिदान किए हैं। किसी ने घर बार छोड़ा, कोई जीवन भर जेल में यातना सकता रहा, मतलब यातना ना, प्रताड़ित होता रहा। कोई फांसी पर झूल गया। कर्मठ को बलिदान, त्याग ही आजादी प्रतीत होता है। मतलब जो काम को ज्ञान में बदल रहा है, बलिदान दे रहा है ना, उसी त्याग को ही आजादी प्रतीत होता है। मतलब हम त्याग से कुछ चीज अचीव करते हैं तो वही हमारी आजादी है। जैसे हमने मेहनत करके रोटी कमाई, रोटी खाई, तो वही आजादी है। चलो आगे पढ़ते हैं हम। ज्ञान, कर्म और त्याग को कवि ने अत्यधिक महत्व दिया है, बहुत इम्पोर्टेंस दिया है इसको, क्योंकि बलिदान करने वाले कभी मरते नहीं, वे सदैव जीवित रहते हैं, दूसरों को जीवन देते हैं और उनके द्वारा निरंतर, मतलब लगातार याद किए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं टिप्पणी, कमेंट। तो टिप्पणी में क्या है? उस्ताद द्वारा शागिर्द को दिए गए उत्तर को पढ़कर आजादी के विषय में आपके जो विचार हैं उनका विस्तार होगा, है ना। ऑब्वियसली आपने आजादी का मतलब समझ लिया तो विस्तार ही तो हुआ। आपको पता चला होगा कि आजादी बेकार की उछल कूद, उन्मुक्तता, स्वच्छंदता में, या यह मान लेने से नहीं है कि मैं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी। तो ये आजादी नहीं है। ठीक है, आजादी इसमें भी नहीं है कि हम ख्याली पुलाव पकाते रहें, अर्थात बेकार की कल्पनाएं सोचते रहें कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, है ना, वो भी आजादी नहीं है। इधर उधर निश्चिंत होकर घूमना, मान लेना कि आजादी है, तो आपका भ्रम है ये। जैसे आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि 10th क्लास में आ गए, सोचते हैं कि अरे अब तो हम पढ़ने लिख लेंगे, हम तो बड़े क्लास में आ गए, अब हमें कौन बोलेगा। अब तो घूमो, ऐश करो और थोड़ी देर पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, आपको सारा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये आपका भ्रम है। क्या है ये आपका भ्रम है। ऐसे भ्रम में ना पड़े, अपनी रेगुलर पढ़ाई करें, और जो भी पढ़ें एक बार में पूरा एक चैप्टर खत्म करके तभी उठें, और फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप लें, फिर जब बैठें तो जो पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिवाइज करें, फिर वो बंद करके दूसरा चैप्टर पढ़ें या दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ें, है ना, तब आप अच्छे से पढ़ पाओगे। खैर, हम यहाँ पर आज़ादी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्री होकर जो घूमना, हम मान लेते हैं यही आज़ादी है, तो आपका भ्रम है। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी कुछ लोग ऐसी ही गतिविधियों से आज़ादी मानते हैं, गतिविधियों को आज़ादी मानते हैं। इसलिए शागिर्द के मन में आज़ादी के विषय में जिज्ञासा हुई, और उसने इसके समाधान के लिए, मतलब इसको जो जिज्ञासा थी उसको सही करने के लिए, उस जिज्ञासा को पूरी करने के लिए अनुभवी उस्ताद की शरण ली, मतलब जो एक्सपीरियंस्ड मास्टर थे उनकी शरण ली। शागिर्द को और हमें भी यह पता चला कि आज़ादी जीवन की अनिवार्यताओं में से है, मतलब जरूरियात में से है। जरूरी का जो प्लूरल है वो जरूरियात है। ठीक है, तो आज़ादी भी हमारे लिए जरूरी में है। आज़ादी का अर्थ केवल अधिकारों को भोगना ही नहीं होता, मतलब अधिकार है तो वही करते रहो, ऐसा नहीं है, बल्कि समाज तथा देश के प्रति कर्तव्य भी निभाना है। कर्तव्य निभाना भी आज़ादी है। जो आपको पता है समाज के प्रति, उसको निभाओ, लोगों का भला करो, उसे भी आज़ादी कहेंगे हम। पाठ्यक्रम प्रश्न 7.1 कह रहा है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर दो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नन्हे से बछड़े द्वारा उछल कूद मचाना कवि का क्या आशय है? तो कह रहा है कि उन्मुक्त और उचित होना, है ना, भयभीत होकर जीना थोड़ी ना है, इच्छित को प्राप्त करना नहीं, जिज्ञासा ना, क्या वाला, आप देख सकते हो क्या वाला सही है यहाँ पर। दूसरा, अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुक्त होने का आशय। तो ये सब क्वेश्चन आप करो, बहुत आसान है, समझ पूरा आएगा। आंसर करने के बाद आप मैच कर लेना, है ना, क्योंकि लास्ट में आपको आंसर दिया हुआ है। चौथा, पांचवा, पांचवे में कह रहा है कि आज़ादी किसके लिए क्या है, एक रेखा खींचकर मिलान कीजिए। भयभीत के लिए क्या है? ये तो बड़े आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। जो डरे हुए उनके लिए क्या है? उनको पनाह मिल जाए, ये तो हमने पाठ में पढ़ा था। जीवन के लिए क्या है बताओ? ज्ञान नहीं, ज्ञान तो अज्ञानी के लिए होगा ना। शिकारी के लिए क्या होगा? तीर। तन्हाई को क्या? महफिल मिल जाए। और उसके बाद क्या बचा आपका? अज्ञानी, अज्ञानी को ज्ञान। थका मांदा को क्या मिल जाए? बिस्तर मिल जाए। अब जीवन को क्या? बलिदान। ठीक है, इस तरह से आप मैच कर सकते हो।
आगे चलते हैं हम। अंश तीन। अंश तीन में हमने कहाँ से पढ़ा था? पर से लेकर पिरोए पिरोने लगा। आइए हम कविता के अंतिम अंश को ठीक से समझने से पहले एक बार फिर से पढ़ लिया हमने। आप रोक के वीडियो पॉज करके पढ़ लो। चलो स्टार्ट करते हैं हम। आपने जाना कि आज़ादी का व्यापक अर्थ है। आज़ादी क्या है? बहुत बड़ा अर्थ है। एक बार में हम आज़ादी को डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत सारे वर्ड डिफाइन करके हम आज़ादी को समझा सकते हैं। बहुत सारे मतलब हैं इसका मतलब। कविता के इस तीसरे अंश में दर्जी यानी उस्ताद ने आज़ादी के कर्म से जोड़ा, मतलब आज़ादी को कर्म से जोड़ दिया है, कर्म की हेल्प से आज़ादी को बता रहा है। कपड़े सीने का उल्लेख करते हुए दर्जी ने कर्म की ओर संकेत दिया है। कर्मठ व्यक्ति मतलब जो काम करता है, ऐसा व्यक्ति है सपने देख सकता है और वो उतना काम करेगा, मेहनत करेगा और सपना साकार हो जाएगा। कहने का आशय यह है कि जो परिश्रम करेगा उसी के सपने पूरे होंगे। सुई की चमकदार नोक पर आजादी टिकी हुई है, अर्थात कर्म करते रहने में ही आजादी है। मतलब जब आप कपड़े बुनोगे, सिलोगे, जब सुई घुसाओगे, जोड़ोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, फिर आप खुश होते रहोगे, अपना काम करते रहोगे, है ना, एंजॉय करोगे, तब वो आज़ादी है। कपड़े सिए जाएंगे, सुई चलती रहेगी, यानी कर्म जारी रहेगा और आज़ादी बनी रहेगी। मतलब साइड से अगर सोचो तो क्या, पैसे कमा रहे हो तो आज़ादी बनी रहेगी। आज़ादी को बनाए रखने के लिए कर्म या सर्वाधिक महत्व है। कर्म का सर्वाधिक महत्व है आज़ादी को बनाए। जब तक काम नहीं करोगे तो आज़ाद नहीं रहोगे। तो आज पढ़ाई करना छोड़ दो, कल आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो अपना कर्म करते रहो और आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। आगे भी कर्म करते रहना, एक दिन बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। ठीक है, और अच्छे पैसे भी कमाओगे। पैसे की बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें सबसे पहले क्या है, एक अच्छा इंसान बनना है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इस अंश में उस्ताद ने आजादी का संबंध सबसे पहले हुई सुई की नोक से क्यों जोड़ा? शागिर्द के प्रश्नों में अंतिम प्रश्न क्या था, याद कीजिए। शागिर्द का अंतिम प्रश्न था कि क्या इस कपड़े सीने वाली मशीन और सुई से मेरी मुक्ति आजादी है? तो यही तो मैंने बताया था आपको आगे ना, मतलब आगे नहीं पीछे बताया था। अर्थात कर्म से मुक्ति आजादी है। कभी कभी निरंतर काम करते हुए भी थक जाते हैं हम थक जाते हैं लगातार काम करते हुए और सोचते हैं बस अब और काम नहीं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, थोड़ी लंबी हो जाएगी तो कहोगे सर इतनी लंबी वीडियो है, थोड़ा छोटा तो ये गलत कर रहे हो आप। आपको एक्साइटमेंट के साथ पढ़ना पड़ेगा पूरा, अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छा इंसान बनना है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि कभी कभी निरंतर लगातार काम करते या लेक्चर सुनते, बुक पढ़ते पढ़ते हम थक जाते हैं तो सोचते हैं बस करें अब हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, आराम करना चाहिए, मैं थोड़ी देर, है ना, सिर दुखने लगा, ऐसा कुछ सोचते हो तो ये गलत बात है। हम फिर काम में हमें अपना काम में लग जाना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि आराम की स्थिति कुछ देर की स्थिति होती है। कुछ देर का आराम करने के बाद, कुछ देर तक आराम करने के बाद फिर से काम में लग जाना चाहिए, और लगते हैं हम। तो कर्म को हमेशा के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब एक लेक्चर आपने देख लिया तो उसको दोबारा से रिवाइज करो थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर का रेस्ट लेकर फिर नया चैप्टर पढ़ो, नया पाठ पढ़ो। ये कहने का मतलब है। यही बात तो उस्ताद भी कह रहे हैं कि कर्म करना आजादी है। उस्ताद ही तो यही बात बता रहे थे। अच्छा, उस्ताद का यह कहना है कि जो कर्म नहीं करता उसे आजादी को भी भोगने का अधिकार नहीं है। मतलब अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना तो 10वीं करने का अधिकार नहीं है आपका। 10वीं छोड़ दो, क्योंकि अच्छे नंबर आने नहीं है, पास होना नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे करने का। आप यहाँ पे समझ सकते हो। बार बार मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेकर आओ और अच्छी जगह एडमिशन लो आप। उस्ताद का यह मत है कि जो कर्म नहीं करता आजादी को भोगने का भी अधिकार नहीं है, अधिकार आजादी को यूज करने उसका अधिकार कोई नहीं है। यह बात अनेक प्रकार के उदाहरण वो क्या करता है, अनेक प्रकार के उदाहरण देकर समझाता है ना। कड़ी मेहनत करके धूप, बारिश, जाड़ा मतलब ठंड सहने के बाद किसान के खेत में फसल लहलाती है। उस फसल को काटने का अधिकार केवल किसान को ही मिलना चाहिए। रोटी उसे ही मिलती रहनी चाहिए। जो उसके लिए मेहनत करता है उसी को मिलनी चाहिए ना, ऑब्वियसली। ऐसा ना हो कि मेहनत कोई करे, खाए कोई और, बोए कोई और, काटे कोई और, ऐसा ना हो। जिसकी मेहनत उसी का सब वो कुछ, मतलब सब कुछ कह सकते हो। श्रम का उचित फल मिलना चाहिए। मतलब जो मेहनत कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, उसका उचित मतलब जो वैल्यू हो,
जिस हिसाब से श्रम किया है उतना उसको रिजल्ट, उसका फल मिलना चाहिए। यह उचित फल आज़ादी का पर्याय है, मतलब जितना काम किया उतने पैसे मिल गए या उतना आपको वो चीज़ मिल गई, तो यही आज़ादी है। इसके साथ साथ आज़ादी का दूसरा नाम कर्म है। काम का दूसरा नाम आज़ादी, आज़ादी का दूसरा नाम काम। तो कर्म ही आज़ादी है और पारिश्रमिक का उचित फल प्राप्त होना ही आज़ादी है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस वाली लाइन में। इस प्रकार आज़ादी का वास्तविक अर्थ उसके विविध संदर्भ, अलग अलग जो बातें हैं उसमें, और श्रम तथा कर्तव्य के साथ उसके संबंध को स्पष्ट करते हुए दर्जी फिर से कपड़े सीने लगा। मतलब ये सारी बातें बताने के बाद, संबंध बताने के बाद दर्जी ने क्या किया, फिर से कपड़े सीने लगा। यहाँ पर उस्ताद का फिर से कपड़े सीने में लग जाना निरंतर कर्म करते रहने का संदेश देता है। मतलब थोड़ी देर रुका, बातें समझाई, फिर अपना काम करने लगा। जैसे आप पढ़ते हो, थोड़ी देर उठ के गए, पानी पिया, थोड़ा सा है ना 2 मिनट वॉक किया, फिर आके पढ़ने लगे। तो यही आपकी क्या आज़ादी है। अगर आपने ज़्यादा देर बैठी या घूमना स्टार्ट कर दिया तो ये आज़ादी नहीं है। ये आपको नंबर कम दिलाने के लिए तैयारी कर रहे हो आप, मतलब अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। तो अच्छे से पढ़ो आप। चलो, उस्ताद का उत्तर सुनकर और उसे कर्मरत देखकर शागिर्द की परेशानियां दूर हुई। है ना, उस्ताद का जब उत्तर सुना तो शागिर्द ने देखा कि वो फिर से काम करने लगे, तो उसकी परेशानियां दूर हुई, मतलब उसको सारी बातें समझ आ गई थी। वह भी सुई से धागे पिरोने लगा। उसकी तपस्या का समाधान हो गया और उसने पुनः कर्मरत होने का निर्णय ले लिया कि अब हम ज्यादा घूमेंगे फिरेंगे नहीं, अपना काम करेंगे, फ्री बैठेंगे नहीं, अपना काम करेंगे। आजादी को जीवित रखने के लिए श्रम परम आवश्यक है, सबसे ज्यादा आवश्यक है श्रम, अगर आजादी से जीना चाहते हो आप। ये आप भी समझ गए होंगे। हाँ जी, समझ गए होगे आप भी, मैं तो कब का समझ गया। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में कभी यह भी होता था कि किसान किसान परिश्रम करता था, खेत जोतता था, उसे सींचता था, खेत की रखवाली करता था, लेकिन फसल पकने पर कोई और ताकतवर लोग काट कर ले जाते थे। भारत जब गुलाम था तब भी भारतीयों के श्रम से उत्पन्न वस्तुओं को शासक अंग्रेज ले जाते थे। जैसे आपने लगान मूवी देखी होगी ना, तो लगान फिल्म में यही बात तो दिखाई गई है। स्वाधीनता के बाद भी कहीं कहीं, मतलब आजादी के बाद भी कहीं कहीं यह स्थिति बनी रही। क्यों बनी रही, वहां पर जमींदार थे, ऐसे लोग थे ना। तो चलो बाकी आगे पढ़ते हैं, समझ आ जाएगा। मैं हाँ जी, कि कुछ लोगों को श्रम का उचित फल नहीं मिला, इसलिए उन्हें वास्तविक आजादी नहीं मिली थी। तो ये कह रहे हैं कुछ लोगों को उसका क्या हुआ, तो जवाब, सॉरी मैं गलत बोल गया। कुछ लोगों को उसका, जो भी उन्होंने श्रम किया था उसका उचित फल नहीं मिला था, तो क्या हो गया, तो वही परेशानी, आज़ादी तो मिली नहीं उनको, इसलिए उन्हें वास्तविक आज़ादी नहीं मिली। चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए जन कवि अदम गोंडवी ने आज़ादी के बारे में कहा है। तो अदम गोंडवी ने क्या कहा आज़ादी के बारे में, हम देखते हैं। 100 में 80% जो आज भी नासाज है, दिल पर रखकर हाथ कहिए, देश क्या आज़ाद है। दोबारा से पढ़ते हैं, पढ़ने में और सुनने में मजा आ रहा होगा आपको। एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं। 100 में 80% जो आज भी नासाज हैं। नासाज का मतलब ठीक नहीं है, ये उर्दू वर्ड है। 100 में से 80% लोग आज भी सही नहीं है। दिल पर रखकर हाथ कहिए, देश क्या आज़ाद है। 80% लोग जब ऐसे परेशान हैं तो क्या हम इसे आज़ादी कहेंगे। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। ठीक है, आपको ये याद करके आने वाली जनरेशन या अपने किसी दोस्त को भी सुनाना चाहिए कि यार इतनी अच्छी बात बताई थी। किसने बताई थी, जन कवि कौन थे, अदम गोंडवी। चलो, कर्तव्य एवं अधिकार सिक्के के दो पहलू हैं। आजादी को बनाए रखने के लिए कर्तव्य का स्थान महत्वपूर्ण है, मतलब आपको काम करना जरूरी है। कर्तव्य नहीं करोगे, काम नहीं करोगे अपना, तो बेकार है। आजादी केवल राजनीतिक ही नहीं होती, उसे सामाजिक और आर्थिक पहलू भी है। मतलब आजादी को केवल सिर्फ राजनीति की तरह से नहीं देख सकते आप, उसे सामाजिक और आर्थिक पहलू भी, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर है अशक्तता या क्षमता को बताने के लिए वह बीमार है इसलिए चल नहीं सकेगा। आशा की अभिव्यक्ति के लिए एकजुट होकर दुनिया को बदला जा सकता है। आग्रह को व्यक्त करने के लिए यदि मेरे साथ चल सकें तो बड़ी कृपा होगी। अब आप भी उपयुक्त स्थिति को व्यक्त करने के लिए ऐसे 5 वाक्य
लिखिए। तो 5 वाक्य आप भी इस तरह से लिखिए, ठीक है, जिसमें क्या हो, अशक्तता हो, मतलब या क्षमता को बताने के लिए, जैसे वो बीमार है, चल नहीं सकेगा। आशा की अभिव्यक्ति, मतलब आशा बताने की बात हो तो क्या है, एकजुट होकर दुनिया को बदला जा सकता है, ये एक आशा है ना। आग्रह को व्यक्त करने के लिए क्या है, यदि मेरे साथ चल सके तो बड़ी कृपा होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, आग्रह, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप भी उपयुक्त स्थिति को व्यक्त करने वाले ऐसे 5 वाक्य लिख सकते हो, ठीक है। तो आशा के लिए लिख सकते हो, आग्रह के लिए लिख सकते हो, निवेदन के लिए लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप खुद से करोगे। भाव सौंदर्य पढ़ते हैं हम। कविता का आरंभ, कविता का आरंभ काम से थके शागिर्द की जिज्ञासा से होता है। काम से थका हुआ था वो, और क्या चाहता था, कि जिज्ञासा कि यार ये आज़ादी क्या है, सोचते हैं, है ना, मास्टर साहब बताएंगे उनके। चूंकि यह जिज्ञासा का संबंध पाठक से भी है, इसलिए यह कविता उसे आकर्षित करने की क्षमता रखती है, अट्रैक्टिव, ना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगी है। तो आगे, कविता प्रश्नों और उनके उत्तरों की श्रृंखला स्थापित करती है, और इस श्रृंखला की अनुकूल लयात्मकता बनी है। लय में जो हम कोई बात करते हैं वो है। तो आज़ादी की वास्तविकता को स्थापित करता है, कि एक्चुअली में आज़ादी है क्या, उसको बताता है। कविता में यह संदेश बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दिया गया है कि आज़ादी या मुक्ति का अर्थ उत्श्रृंखलता, दुस्साहस, अवसरवाद या संकीर्ण सुख नहीं, बल्कि आज़ादी का संबंध श्रम, त्याग और बलिदान से है। आप समझ गए होगे, है ना। अल्हड़पन, दुस्साहस, जो अवसर पे कुछ करना, है ना, तो ये संकीर्ण, कुछ कुछ थोड़ी समय के लिए जो सुखी है, वो सब कोई आज़ादी नहीं है। आज़ादी क्या बताया, श्रम, त्याग और बलिदान है। आज जिस आज़ादी को हम भोग रहे हैं, मजे ले रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे भी असंख्य लोगों का त्याग बलिदान है। आज हम आज़ाद हैं अंग्रेजों से, ठीक है। तो इसमें असंख्य लोग, जिस इतने लोग कि हम गिन नहीं सकते, उसको हम असंख्य कहते हैं, उन्होंने इतना बलिदान दिया। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी ना, फिर 1947 में हम क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे। और 1947 में जो आज़ाद हुए थे, तो इसके लिए कब से शुरू हुई थी लड़ाई, मतलब रिक्वेस्ट, ये जो भी प्रोसेस था आज़ादी का, ये हुई थी 1942 से। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, उनके त्याग बलिदान ने हमें जीवन दिया है, वे हमारे भीतर जी रहे हैं। इसके साथ साथ कविता उन लोगों को अधिकार दिलाने की बात करती है जो श्रम के बावजूद इन अधिकारों से वंचित हैं। इस स्थापना के माध्यम से कवि अपने उन सभी पाठकों को एक ही दिशा देता है जो आज़ादी को एकांगी, निरपेक्ष और व्यक्तिगत समझे। आज़ादी एक एकांगी है ना, निरपेक्ष मतलब सभी के लिए बराबर, है ना, व्यक्तिगत समझते हैं। आज़ादी और कर्तव्य अर्थात श्रम के महत्व को जानकर ही शागिर्द के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद, उसकी महत्व, जो श्रम का महत्व है, ये जानने के बाद शागिर्द क्या है, सारे भ्रम दूर कर लेता है अपना, सब उसे समझ आ जाता है, और तब वह काम में लग जाता है। जैसा कि उसके मास्टर ने उसको बताने के बाद काम शुरू कर दिया था, उसी तरह ये भी काम शुरू कर देता है। यह कविता प्रत्येक पढ़ने वालों को भी प्रभावशाली ढंग से यह प्रेरणा देती है, कि जैसे मैं आपको बता रहा था ना, कि थोड़ी देर आराम कर लो, फिर उसके बाद क्या करो, पढ़ाई करो। ज़्यादा देर आराम करोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। जब अच्छे नंबर आगे नहीं आएंगे तो अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, कॉलेज में नहीं होगा, और जॉब में प्रॉब्लम होगी। चलो, कविता की भाषा सरल और सहज है। भाषा सौंदर्य पढ़ रहे हैं हम। शब्द भी आसान और बोलचाल की भाषा के हैं। कविता में अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उस्ताद, दर्जी, शागिर्द, तन्हाई, पनाह आदि शब्द कहाँ के हैं, फारसी के हैं। उस्ताद, जिसे मैं मास्टर बोल रहा था, उस उस्ताद क्या, फारसी के हैं। शागिर्द, तन्हाई, पनाह। अच्छा, उसके बाद तो मुसाफिर, महफिल कहाँ के हैं, अरबी भाषा के हैं। लैम्प पोस्ट कहाँ का है, अंग्रेजी का है। चमकीली नोक, अनंत कपड़े, गतिमान पहिए, नन्हा सा बछड़ा आदि में विशेषणों का सुंदर प्रयोग हुआ है। विशेषण क्या होता है, जब किसी के नाम या किसी के बारे में बखान किया जाए, उसकी विशेषता बताएं, तो उसे हम कहते हैं विशेषण। इंग्लिश में कहते हैं हम एड है, जेक्टिव, और डी नहीं पढ़ते हम, क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव।
मतलब नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए या किसी नाम की क्वालिटी बताए तो उसे हम कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पर देखो, चमकीली नोक, अनंत कपड़े, कपड़े अनंत हैं, पहिया गतिमान है, बछड़ा अनंत सा है, ये सारे के सारे क्या है, क्वालिटी बता रहे हैं। अब आप जान चुके होंगे कि कविता बालचंद्र चुल्लिकाड़ ने मूल रूप से मलयालम भाषा में लिखी है। इसका हिंदी में अनुवाद कवि असद जैदी ने किया है। भाषा शैली के स्वाभाविक प्रयोग के कारण ये कविता अनुदित होकर भी मूल रचना की तरह आनंद प्रदान करती है। तो यहाँ पर अनुदित का मतलब होता है ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेट करके बताए हैं, होकर भी मूल रचना, जो मेन जो रचना है उसकी उसी तरह आदान प्रदान कर। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो हॉलीवुड की और वो हिंदी में ट्रांसलेट करके वो आपको बता रहे हैं, है ना, लैंग्वेज हिंदी कर रखी है, तो वो क्या अनुदित है। तो जो हॉलीवुड मूवी इंग्लिश में देखने का मजा है वैसे हिंदी में मजा आ रहा है। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अनुदित होकर भी मूल रचना की तरह आनंद प्राप्त करती है। आगे चलते हैं। पाठ्यक्रम प्रश्न 7.2, इसमें क्या है, सर्वाधिक प्रश्न विकल्प चुनकर, जैसे कि हर बार करते हैं, जो कपड़े नहीं सिलेगा पंक्ति में किसकी ओर संदेश करती है। तो दर्जी के शागिर्द की ओर, कर्तव्य पालन करने की ओर, फटे पुराने कपड़े सीने की ओर, मस्ती में जीने। तो इसका आंसर तो आपको मिल ही गया, कपड़े, जो कपड़े नहीं सिएगा, है ना, मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, आप टिक करो और आंसर मैच करना लास्ट से। दूसरा है, दर्जी एक प्रकार का व्यवसाय है। हाँ, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा व्यवसाय नहीं है, तो देखते हैं कौन सा व्यवसाय नहीं है। बढ़ईगिरी, डॉक्टरी, कारीगरी, राजगिरी। तो बढ़ईगिरी क्या होता है, जो लकड़ी का काम करते हैं, तो लकड़ी का व्यवसाय होता है। डॉक्टरी, मेडिकल खोलते हैं, वो भी उनका व्यवसाय है। कारीगरी, कारीगरी कोई भी काम करना, सर्विस देना, है ना, तो वो हमारा व्यवसाय नहीं है। तीसरा, दर्जी के अनुसार आजादी को भोगने का अधिकार किसे होना चाहिए, जो निरंतर कर्म करता है। हाँ, यही तो आंसर मिल गया पहले, बाकी तीसरा तीन पढ़ोगे गलत होगा। चलो आगे करते हैं हम। वैसे ये आंसर आपको देना था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय छाटिए। तो यहाँ पर अनंत है, तो अनंत में अन वर्ड यूज होता है। अन अन पहले लगा है ना, तो पहले जो लगता है क्या कहते हैं हम उसको, उपसर्ग कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है गतिमान। गति में मान लगा है बाद में, तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो गया। तो ये हो गया हमारा प्रत्यय। शिकारी, शिकार में ई लग गया तो शिकारी बना, तो ई लगा बाद में लगा तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। फिर उसके बाद अज्ञानी, ज्ञानी और अज्ञानी होता है ना, तो अ किस में लगेगा, आप समझ सकते हो। ठीक है। चमकीली, जैसे चमकीली में या चमकीला की बात करें तो ई वर्ड यूज हो रहा है, ईला, ईला बाद में लग रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। मतलब समझ सकते हो इसमें। बोने वाला, अब बोने वाला, बोना, तो जो बोना तो है बोता है वो, उसके बाद वाला लगा ना, बाद में लगता है बोना, बोने वाला, बोने वाला, वाला प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म। अब हम पढ़ते हैं हमने सीखा क्या। ठीक है, तो क्या सीखा हमने, हम देखते हैं। आजादी शीर्षक कविता मूल रूप से मलयालम में लिखी गई है। इसके कवि बालचंद्र चुल्लिकाड हैं। इनका हिंदी अनुवाद असद जैदी ने किया है। ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। चलो, आजादी केवल राजनीतिक नहीं होती, इसके अनेक संदर्भ और अर्थ होते हैं, ये भी हमने पढ़ रखा है। आजादी को बनाए रखने के लिए कर्तव्य या काम कह सकते हो, काम का महत्व बहुत जरूरी है, जानना चाहिए आपको और करना चाहिए। काम धाम से छुटकारा पाना आजादी का लक्ष्य नहीं है कि काम धाम से छुटकारा पा के हम आजाद हो गए ना, उल्टा सोच रहे हो आप। इसका मतलब, आपका मतलब ये नहीं कि आपने 9th कर लिया, 10th पास हो जाएगा, 10th कर लिया आपको 11वीं नहीं करनी है। आपको मेहनत लगातार करनी है, जब तक आप सभ्य नहीं बन जा सकते, जो आपकी कमी है वो पूरी नहीं हो सकती, मतलब जो आपको सूट करे, आप जो खुश हो जो इस काम को लेकर, है ना, तब आपको फील होगा कि हाँ अब हम आजाद हैं। ठीक है, और फिर भी हमें काम करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जिस दिन आजाद हो गए मतलब हमें सारी चीजें मिल गई और हमने काम करना छोड़ दिया, तो फिर वो आजादी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। मतलब काम तो हमें करना ही पड़ेगा हमेशा। दर्जी के जवाब में उसके लंबे अनुभव और व्यापक चिंतन, व्यापक मतलब सारे चिंतन क्षमता का परिचय मिलता है।
मतलब उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था और उसकी जो चिंतन क्षमता थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, ऐसा हमें दिखता है। तो दर्जी और शागिर्द के बहाने आज़ादी के सही मायने बताए गए हैं इसमें, वो हमने देखा। कविता की भाषा जो है वो सरल और सहज है, हाँ, आसानी से समझ रहे थे हम। अनुवाद मूल रचना का स्वाद प्रदान करती है। जो अनुवाद है ना, मूल रचना का स्वाद, मजा आ गया, हम जो कहते हैं ना वही है ये, वो प्रदान करती है। अब इसके आगे क्या है, योग्यता विस्तार इस कविता के कवि बालचंद्रन चुल्लिकाड है ना। इनका जन्म कब हुआ था, 1958 में हुआ था। आप मलयालम साहित्य के चर्चित रचनाकार हैं। अब चर्चित रचनाकार हैं तो क्या क्या इनकी रचना है वो देखते हैं हम। अमावसी, पटनेटू, कवित कव्य आदि आपकी प्रतिनिधि रचनाएं, इनको इनको प्रेजेंट करती हैं, बड़ी रचनाएं इनकी है। साहित्य के अलावा अभिनय और निर्देशन के क्षेत्र में भी बालचंद्रन चुल्लिकाड का एक उल्लेखनीय नाम है। उल्लेखनीय मतलब हम उल्लेख करते हैं, जब ऐसी बातें करते हैं ना साहित्य अभिनय निर्देशन की बात, तो हम बालचंद्रन चुल्लिकाड का नाम लेते हैं। ऐसे शब्द को हम उल्लेखनीय बोलते हैं, उल्लेखनीय नाम है। पत्रकारिता में आपको विशेषता हासिल है, किसको, बालचंद्र चुल्लिकाड को। भारत की स्वाधीनता आजादी के बाद अनेक हिंदी कवियों ने देश की आजादी को झूठी आजादी कहा, क्योंकि आजादी के बाद जनता के बहुत बड़े हिस्से के लिए मूलभूत चीजें दुर्लभ हो गई, जो मेन चीजें थी ना वो गायब होने लगी थी। इस आशय इस आशय को या आशय की कविताएं लिखने वालों में धूमिल का नाम महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में उनका कविता संग्रह संसद के सड़क तक पठनीय है। यहाँ पर क्या नाम है, धूमिल, धूमिल का नाम महत्वपूर्ण है। उनका कविता संग्रह क्या है, संसद से सड़क तक, पढ़ने लायक है। आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो, बाकी एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा। चलो अब पाठांत प्रश्न आ गया, देखते हैं इसमें क्या है। पहला है, शागिर्द ने अपने सवाल आजादी क्या होती है के दौरान कुछ जिज्ञासाएं व्यक्त की थी। क्या उन जिज्ञासाओं के साथ आप कुछ और जिज्ञासाएं जोड़ सकते हो, यदि हाँ तो लिखिए। तो आपको क्या क्या जिज्ञासाएं आई हैं तो आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है, क्या आजादी का संबंध कर्म से, हाँ है। कैसे आप बताइए, हमने तो कितनी बार पढ़ा है इसको, कई बार पढ़ा है। आपकी में आजादी का सही अधिकारी कौन है और क्यों है, तो ये भी सही बात है कि आजादी का सही है, हम काम करते रहें और तरक्की करते रहें। अपनी आजादी को लेकर आप भी परिवार में कई बार तनावग्रस्त हुए होंगे। जैसे आप अभी छोटे हो, कहीं घूमने चले गए दोस्त के साथ, तो आपके पापा मम्मी भाई बहन कोई भी डांटना शुरू कर देता है, तो आपको टेंशन होगी कि यार मैं तो घूमने ही तो गया था। तो ये आपके साथ हुआ होगा। तो आप तनाव मुक्त कैसे हुए थे, तो उसके बारे में बताइए। तो आप आपकी लाइफ में हुआ तो आप बताओगे। चलो, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पर जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख पाएगा, सुई की चमकीली चमकीली नोक पर टिकी है आजादी। अब इसका भाव स्पष्ट करना, तो क्या है, पर जो कपड़े नहीं सिएगा, जो भी बात है, लेकिन अगर कपड़े नहीं सिएगा तो सपने भी नहीं देख पाएगा, मतलब वो कर्म ही नहीं कर रहा है तो सपने देखकर करेगा क्या। अकेला सपना देखने से ही सब कुछ थोड़ी ना हो जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आजादी। अब जो सुई उसके पास था ना, वो चमकीली नोक है, वही उसी से तो कर्म कर रहा था वो। जब वो कर्म करेगा, कपड़े सिलेंगे, उसे पैसे मिलेंगे, तो अपना पालन पोषण करेगा, पैसे बचाएगा, धीरे 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 वो क्या होगा, आजादी की तरफ बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा। ये इसका भाव स्पष्ट हमने कर दिया, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। उसके बाद अपने परिवेश से उदाहरण देते हुए, मतलब आपका जो परिवेश है जहाँ पर आप रह रहे हो, उदाहरण देते हुए ज्ञान कर्म बलिदान के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका आंसर है। बाकी जो बुक के अकॉर्डिंग था वो हमने ऊपर पढ़ा था। बलिदान को जीवन का आशय स्पष्ट कीजिए। जो हमने बलिदानी को जीवन बोला है ना, इसका आशय क्या है, बहुत आसान है। जैसे हम क्या है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे एक दुकान वाला है, तो सुबह से लेके शाम तक बैठ के दुकान चला रहा है, तो क्या बलिदानी ही तो है। चलो आगे पढ़ते हैं। शागिर्द ने सुई से धागा पिरोने का निर्णय क्यों ले लिया।
क्योंकि काम ही वही है, काम कर रहा है ना, तो वो थोड़ी देर के लिए शायद थक रहा हो, तो थकते थकते बाहर एक बछड़े को देख लिया होगा उसने, और देख के उसके दिमाग में आ गया, निर्णय ले लिया। नो, निम्नलिखित कविता को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर लिखा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द है उसके बारे में पहले बता देता हूँ मैं। यहाँ पर उन्मुक्त का मतलब क्या होता है, खुला या बंद रहित, जिस मतलब खुला हुआ। उसके बाद दूसरा गगन, गगन तो पता ही आपको, आसमान। पिंजरबद्ध का मतलब पिंजरे में बंद। कनक का मतलब होता है सोना, ठीक है। उसके बाद है आपका पुलकित, तीलियों से टकराकर, और तीली तो समझते ही होगे, वार, तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाते हैं। पुलकित का मतलब होता है प्रसन्नता से भरे। अब इसका भावार्थ अगर समझे तो कविता इन पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होने की चाह को बता रहा है, कि पंक्षियां जो है वो स्वतंत्र होना चाहती हैं। इन पंक्तियों में वे बंद होकर खुशी से गीत नहीं पा रही हैं, मतलब बंद होकर पिंजरे में खुशी से गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने के बने पिंजरे में रखो, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या होगा, इनका टूट जाएगा सब कुछ, पुलकित पंख टूट जाएंगे और ये खुलकर गा नहीं सकते। बात आपको समझ आ रही होगी, मैं दोबारा से अगर समझाऊं तो ये कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में मनुष्यों से कहते हैं, ठीक है, मनुष्यों से पक्षी क्या कह रहे हैं कि हमें खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, मतलब हम जो हैं खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने के पिंजरे में बंद करके रख दो, मगर इनकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। ये इसका मतलब है। दूसरा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपना गति उड़ान सब भूले, बस सपने में देख रहे हैं तरुण की फुनगी पर के झूले। तो कठिन शब्द स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब सोना, श्रृंखला का मतलब होता है जंजीर, सोना जंजीर, सोने का जंजीर समझ सकते हो। उसके बंधन में अपनी गीत उड़ान सब भूले, बस सपने में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु का मतलब होता है पेड़, फुनगी का मतलब होता है पेड़ का सबसे ऊपर वाला भाग। तो इसका भावार्थ क्या निकल निकल के आता है, इसका भावार्थ ये निकल के आता है कि जो इस पंक्ति है ना, पिंजड़े में बंद पक्षियों का दुख दर्द दिखाया गया है, हम समझ सकते हैं। फिर पिंजड़े में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी उड़ने की सब कलाएं और तेज उड़ना भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे, अब तो बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। ये इसका मतलब। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, फुनगी पिंजर बंद होकर क्यों नहीं गा पाते, मतलब उनको तो आज़ादी चाहिए ना। पंछी पंख टूटने की आशंका क्यों जताता है, क्योंकि पिंजड़ में क्या है, पिंजड़े में क्या है, वो बंद है। अच्छा, पंक्षी सपने में क्या देखता है, अभी भी हमने देखा ना, सपने में क्या देखता है वो। इसका आंसर आप दे सकते हो। इन पंक्तियों को कोई उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक क्या लिख सकते हो आप, कि पंक्षियों को भी आज़ादी, आज़ादी पंक्षियों का, या पंक्षियों को आज़ादी, इस तरह से आप कोई बनाकर लिख सकते हो, कोई भी शीर्षक बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद उत्तरमाला है, उत्तरमाला में जो आपने आंसर लिया था उसको मैच कर सकते हो, मैच करके देख सकते हो कि आपका सही है कितना गलत है, या जो हमने किया है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।